आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एससीओ समिट में भारत के सबसे बड़े फैसले की। चीन में एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। दरअसल साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ भारत की चिंताओं को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। दरअसल चीन के किंगदाओ एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शामिल हुए थे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दे दिया कि बिजनेस और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकते। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर इसे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह होनी नहीं चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। आतंकवाद पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट है और अब जब साझा घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं है तो भारत ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया है। यानी आतंकवाद के किसी भी मसले पर भारत का रुख बड़ा स्पष्ट है। भारत बिल्कुल साफ कह रहा है कि अगर आतंकवाद का जिक्र इस घोषणा पत्र में नहीं किया जाएगा तो भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बताइए जरा विस्तार से भारत का स्टैंड क्या था। भारत ने घोषणा पत्र में किन बातों को मेंशन करने के लिए कहा और कैसे ये सिग्नेचर नहीं हो पाए? प्राची, भारत की तरफ से बिल्कुल क्लियर था कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ को एकजुट में एक आवाज, एक पोडियम पर, एक मंच पर ये बोलना होगा। लेकिन ठीक वही हुआ जिसका हर किसी को अंदेशा था। चाइना और पाकिस्तान की जो भाषा थी वो इस जॉइंट डिक्लेरेशन में दिखाई दे रही थी। इसका मतलब है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की बात भारत कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जफर एक्सप्रेस यानी बलूचिस्तान में हुए जफर एक्सप्रेस के आतंकी हमले का जिक्र किया गया, लेकिन पहलगाम को लेकर कोई भी इस पर जानकारी नहीं दी गई और पूरे जो टेररिज्म की परिभाषा है उसको डाइल्यूट कर दिया गया। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया। ये ड्राफ्टिंग चल रही थी उस दौरान बताया गया, उनको कहा गया कि आतंकवाद को लेकर सभी को एकजुट होना है, लेकिन भारत के में होने वाले आतंकवाद जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर है उसको जिक्र इसमें परिभाषित तौर पर नहीं किया गया, पहलगाम का जिक्र उसमें नहीं किया गया। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन को साइन नहीं करेंगे, जॉइंट स्टेटमेंट को साइन नहीं करेंगे। और ये बोलने के बाद फिर उसे होल्ड किया गया। होल्ड करने के बाद अब इस पर दोबारा से मंथन किया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से रुख बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि बातचीत और साथ में आतंकवाद, और खासतौर पर वो देश जो कि आतंकवाद फैला रहा है यानी पाकिस्तान, अगर ये बंद नहीं करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारत पूरी तरीके से अपने जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, कोई भी कार्रवाई करने के लिए वो बिल्कुल फ्री है। और यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस औपचारिक तौर पर एससीओ की इस मीटिंग में कहा है। बिल्कुल, कोई सपोर्टर है, कोई स्पॉन्सर है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्लियर कट मैसेज है भारत का कि अगर आतंकवाद पर आप साथ नहीं आएंगे तो हम साझा समझौते पर भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को खूब खरी खरी सुनाई है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद को लेकर क्लियर कट मैसेज दिया कि रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर इससे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। That the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and the trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy
and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के सामने जो कहा वो एकदम डंके की चोट पर कहा। चीन में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के सामने साफ साफ शब्दों में चेतावनी भी दी और भारत के न्यू नॉर्मल के बारे में एक बार फिर बता दिया। पहलगाम हमले में कैसे पाकिस्तान का हाथ था इसका सबूत भी दिया और दुनिया को यह बता भी दिया कि अगर भारत में आतंकी हमला हुआ तो भारत फिर घुसकर आतंकियों को, उनके आकाओं को और सरपरस्ती देने वाले सेना को मारेगा। उन्होंने यह भी बता दिया कि कैसे लश्कर के आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मार डाला। 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में एससीओ के साझा घोषणा पत्र पर साइन करने से क्यों इनकार कर दिया, क्यों चीन की सरजमीन से पाकिस्तान को चेतावनी दी, उसका अब सबूत देख लीजिए। एक तरफ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर चीन में एससीओ की बैठक में हिस्सा लेता है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का सूचना मंत्री आतंकियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग करता है। यह वीडियो उसी की गवाही है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार लश्कर के आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख के साथ मीटिंग कर रहा है। यानी पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। एक तरफ तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर चीन में एससीओ की बैठक में शामिल होता है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार आतंकियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग करता है। इस बैठक में वो आतंकी शामिल हैं जिनका तार पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकियों और सरकार के बीच गठजोड़ का ये सबूत सामने आया। पाकिस्तान की सरकार बनियान अल मरसूस सम्मेलन कर रही है जिसमें लश्कर के आतंकी शामिल हो रहे हैं। तो कैसे आतंकियों को पाकिस्तान में पाला पोसा जाता है उसका एक और सबूत सामने आ चुका है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ है जो एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए चाइना पहुंच चुका है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो सूचना मंत्री है उसकी हरकत आप देख लीजिए। पाकिस्तान का सूचना मंत्री बैठक करता है। बैठक किसके साथ करता है? लश्कर के आतंकियों के साथ करता है और यह बैठक बंद कमरे में की जाती है। पाकिस्तान का सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार लश्कर के जिस आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख के साथ मीटिंग कर रहा है,
बनियान अल मरसूद सम्मेलन में बंद कमरे में बातें कर रहा है, उस याकूब शेख की एक और तस्वीर आप देखिए। ये वही कारी याकूब शेख है, लश्कर चीफ हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के साथ बैठा दिख रहा है। वही कारी शेख है जो लश्कर के आतंकी रहमान मक्की के साथ दिख रहा है। इतना ही नहीं, कारी मोहम्मद याकूब शेख पहलगाम टेरर अटैक के मास्टरमाइंड और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के साथ भी दिख रहा है। और इसी के साथ जो सूचना मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो बैठक करते हैं, बंद कमरे में बैठक की जाती है और इस बैठक में तमाम जो आतंकी हैं वो नजर आते हैं, वो आतंकी जिनके तार पहलगाम टेरर अटैक से भी जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, ये कारी है जिसके साथ अताउल्लाह तरार भी नजर आ रहे हैं। कारी मोहम्मद याकूब शेख है जो कि लश्कर का आतंकी है। इसकी तस्वीर हाफिज सईद के बेटे के साथ भी दिखी, इसकी तस्वीर सैफुल्लाह के साथ भी दिखी। ये अताउल्लाह तरार के साथ बैठक कर रहा है और ये बंद कमरे में बैठक की जा रही है। तो पाकिस्तानी सरकार का आतंकियों के साथ क्या गठजोड़ है, एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बिहार की, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की है। तेज प्रताप का अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल करने का वीडियो भी सामने आ गया है। कॉल के दौरान अखिलेश ने तेज प्रताप से पूछा कि कहां से चुनाव लड़ रहे हो। तेज प्रताप ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। अखिलेश ने तेज प्रताप से वीडियो कॉल पर पूछा कि कहां से चुनाव लड़ोगे। इस पर तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले एक बार आपसे लखनऊ में मिलेंगे। अखिलेश ने तेज से पूछा कि लखनऊ कब आ रहे हो। इस पर तेज प्रताप ने जवाब दिया कि जल्द आएंगे और 1-2 दिन पहले आपको कॉल कर लेंगे। अखिलेश से वीडियो कॉल पर बात के बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं और जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। अब बिहार की सियासत में सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि क्या अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव का कोई नया गठजोड़ बिहार की चुनावी सरगर्मी में दिखाई पड़ने वाला है। हीरो है हीरो जी, ये भी हीरो है मैंने कहा। हाँ हीरो हैं सब। तो कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। तो कब आ रहे हो लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक ठीक। आपको याद दिला दें कि आरजेडी तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी है। चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। अब सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को कॉल क्यों किया और कॉल उठाते से ही अखिलेश यादव ने यह क्यों पूछा कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसके मायने क्या हैं। तो आपको बता दें कि अनुष्का विवाद के बाद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद से ही तेज प्रताप अकेले पड़ गए हैं। हालांकि वो आजकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के जरिए लालू फैमिली ने तेज प्रताप यादव के फ्यूचर प्लानिंग की जानकारी लेने की कोशिश की है, ताकि ये पता चल सके कि तेज प्रताप की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या निर्दलीय लड़ेंगे, क्या फिर पार्टी बनाकर कुछ और सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर लालू यादव उनका फ्यूचर प्लान जानना चाहते हैं, ताकि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी का खेल खराब ना हो जाए। जब से तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से निकाला गया है, सार्वजनिक तौर पर आकर तेज प्रताप ये कहते हैं कि वो तमाम साजिशों का जवाब देंगे, उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और ऐसे में क्या तेज प्रताप आने वाले चुनावों में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। पटना से मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, इस वीडियो कॉल के मायने जरा दर्शकों को समझाइए। जब ये सार्वजनिक है कि तेज प्रताप पार्टी से निकाले जा चुके हैं, परिवार से निकाले जा चुके हैं, तो अखिलेश यादव का ये पूछना कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके क्या मतलब है? देखिए, तेज प्रताप यादव ने इस विवाद के सामने आने के बाद, जब से उनको परिवार और पार्टी से निकाला गया, ये उन्होंने साफ किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर है इसके बाद उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लगातार वो सोशल मीडिया पर इस तरह के तस्वीरें भी पोस्ट करते हैं जिसमें ये दिखता है कि वो अपने कुछ करीबी लोगों के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं।
तो जाहिर है इसी संदर्भ में अखिलेश यादव से उनकी बातचीत है और ये अब माना जा रहा है कि क्या एक रास्ता निकाला जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी से वो बिहार में उम्मीदवार हो सकते हैं। महागठबंधन के तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा है और लालू यादव की एक बेटी की शादी मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी हुई है, तो बात घर के अंदर भी रह जाएगी और महागठबंधन के अंदर रह जाएगी। तो इस नाते शायद एक विकल्प देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बातचीत को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि तेजप्रताप यादव संभव है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर यहाँ चुनाव लड़ें, क्योंकि लालू यादव ने यह कह दिया है कि 6 साल के लिए उनको परिवार और पार्टी से निकाला जाता है। फिर तेजस्वी यादव ने भी कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये फैसला वापस होगा, तो उन्होंने कहा था कि लालू यादव ने ये फैसला ले लिया तो ले लिया। फिर विपक्षी पार्टियां भी इसको लगातार मुद्दा बना रही थी कि संभव है तेजप्रताप यादव कुछ दिन में वापस भी आ जाएं। तो ऐसे में संभव है कि तेजप्रताप यादव समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाएं और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए भी बेहतर है कि बिहार में उनको लालू यादव का एक बेटा मिल जाएगा, एक चेहरा मिल जाएगा। तो चुनाव करीब है तो संभव है ये सारी जो रणनीति है वो तैयार की जा रही हो। रास्ता खोजा जा रहा है। नीतीश अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि तेज प्रताप को सेट भी कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेज प्रताप अकेले चुनाव लड़के आरजेडी को इन चुनावों में डेंट कर दें। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। प्रहार में अब बात करेंगे यूपी में कथावाचक पर छिड़ी सियासी जंग की। इटावा में कथावाचक का सिर मुंडवाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है, उस पर एक ही व्यक्ति की फोटो भी लगी है, लेकिन उस पर नाम अलग अलग हैं। वहीं कथावाचक के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़ आया है। जिस ब्राह्मण परिवार में कथावाचक भागवत कथा करने के लिए पहुंचे थे, उस महिला ने कथावाचक मुकुटमणि पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इटावा का कथावाचक विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है। कथावाचक मुकुटमणि पर जहां फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा, तो गांव की महिला ने कथावाचक मुकुटमणि यादव पर छेड़खानी जैसा गंभीर आरोप लगा दिया। कथावाचक के साथ बदसलूकी का सियासी विवाद अब यूपी से बिहार भी पहुंच गया है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे को हवा देकर कास्ट पॉलिटिक्स पर उतर आई हैं। ये पूरा मामला बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है, जहां 21 जून को एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया कि कथावाचकों ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वो किसी और जाति से हैं। इसी विवाद ने तूल पकड़ा और कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू कर दी, अमानवीय व्यवहार किया। अब ये मामला यादव वर्सेस ब्राह्मण सियासत तक का पहुंचा है, क्योंकि कथावाचक ने खुद को यादव बताया। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज छेड़छाड़ और जाति छिपाने के मामले में कथावाचकों पर एक्शन की मांग कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस जाति के संग्राम को विपक्ष ने लपक लिया है और अखिलेश यादव लगातार इस घटना को लेकर मौजूदा सरकार पर, योगी सरकार पर हमलावर हैं। बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन कथावाचकों को बुलाकर अखिलेश यादव कथा भी सुनते हैं। पुलिस को कथावाचक मुकुटमणि यादव के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। उसके एक आधार कार्ड में नाम मुक्त सिंह और दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा है। दोनों आधार कार्ड में नंबर समान है और दोनों में फोटो मुकुटमणि की ही है। पुलिस अब दोनों आधार कार्ड को लेकर जांच कर रही है कि आखिर ये कैसे हुआ और ये दोनों आधार कार्ड कहां से बनवाए गए थे। फर्जी आधार कार्ड आखिरकार कैसे बन गए। इटावा के कथावाचक विवाद में दोनों पक्ष के अपने अपने आरोप हैं। ब्राह्मण पक्ष का कहना है कि कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह ने जाति छिपाकर कथा की। इसके बाद अब मुकुटमणि पर यजमान महिला ने छेड़छाड़ का भी आरोप लगा दिया। कथावाचक पर आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसने अपनी जाति और बड़े नेताओं से पहचान बताकर धमकी दी। वहीं कथावाचकों का कहना है कि जाति पूछकर अपमानित किया गया, मारपीट की गई, सिर मुंडवाकर नाक रगड़वाई गई और ऐसा सिर्फ जाति को लेकर ही किया गया है। इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आदि में क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। तो हम ब्यास बना के गद्दी पे बैठा मैंने सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। उन्होंने बदतमीजी की जब मैंने अपने पति को बताया उनके लोग इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं। ये भागवत चाह रहे कैसे है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भागवत हैं भी, इनकी जांच करो। तब इनने जांच करी
जिनने कुछ लड़कों को बताया तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगो। अब दोनों ही पक्ष अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इटावा के इस विवाद में जाति वाला एंगल खूब घोला जा रहा है। पीड़ित पिछड़ी जाति से है तो आरोपी सवर्ण जाति के हैं, जिसकी वजह से सियासत हाई हो गई है और कथावाचक की पिटाई का मामला अब यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है, ऐसे में आरजेडी इसे मुद्दा बनाकर यादव वोट बैंक को साधने में जुट गई है, तो वहीं अखिलेश यादव इस मामले को सवर्ण वर्सेस पीडीए के चश्मे से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की तो बीजेपी ने तुरंत अखिलेश को आईना दिखा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी वो समय भूल गई जब इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के भजन कीर्तन तक पर रोक लगा दी थी। तब उन्हें न राम भक्ति याद आई न श्रद्धा की कद्र की। मामले को लेकर लोकल स्तर पर भी सियासत हो रही है। कथावाचक विवाद में अब ब्राह्मण महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण महासभा ने ऐलान किया है कि अगर इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी कथावाचक मुकुटमणि यादव के साथ डटकर खड़ी दिख रही है। वजह उसके पीछे जाति नहीं है, तो जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर व्यास बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है। कई ऐसे साक्ष्य हम दे देंगे आपको। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से शुरू हुई। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं ब्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में तो भाई हम देख लेंगे तुमको। लेकिन सच्चाई है कि जब चुनाव आते हैं तब एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू एक हो जाओ, हम सब हिंदू हैं, एक साथ मिलके वोट करो, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा देते हैं। अगर वो यादव थे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यदि वो यादव थे तो क्या उन्हें भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन्हें अधिकार है, और ये संविधान है, ये संविधान सबको अधिकार देता है। आगे बढ़ेंगे। ड्रग्स, मनी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की थोड़ी देर में मोहाली के कोर्ट में पेशी होगी। उससे पहले अकाली दल कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। अकाली दल ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है। पंजाब पुलिस ने एक दिन पहले बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स, मनी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की और कल उनके 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मजीठिया की गिरफ्तारी के दौरान उनके घर पर जबरदस्त ड्रामा हुआ। कल पंजाब पुलिस के जवान जब मजीठिया के घर पहुंचे तो उस वक्त बिक्रम मजीठिया अपने सपोर्टर्स से मुलाकात कर रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही मजीठिया के सपोर्टर्स ने पुलिस रेड की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट कर दिया। पंजाब पुलिस का कहना है कि उसे ड्रग्स मनी की जांच के दौरान कुल 540 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ। पंजाब पुलिस की जांच के मुताबिक मजीठिया की कंपनियों के अकाउंट
अकाउंट्स में 161 करोड़ जमा किया गया। विदेशी संस्थाओं के जरिए 141 करोड़ रुपए को चैनलाइज किया गया, जबकि मजीठिया की दूसरी कंपनियों में 236 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस रकम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है। मजीठिया ने आरोप लगाया कि विजिलेंस और पुलिस की टीम बिना सर्च वारंट और नोटिस के उनके घर में घुसी है, परिवार वालों और समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। अब देखिए, दूसरा मौका है जब ड्रग्स मनी केस में मजीठिया की गिरफ्तारी हुई। इसके पहले उन्हें फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था, तब उन्हें 5 महीने बाद बेल मिली थी। तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। अब भगवंत मान की सरकार की पुलिस ने मजीठिया को ड्रग्स मनी के केस में गिरफ्तार कर लिया है।